हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका बेसिक पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यह बेसिक पार्ट सेकंड है। हम इस पार्ट को भी बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, साथ में ही चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आने वाले सवालों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, और वो चर्चा भी बिल्कुल ही सरल भाषा में होगी, जिससे सामान्य बच्चा भी ये समझ पाएगा कि इन सवालों को सरलता से किस प्रकार से हल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का क्या नाम है और इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो आपने चैप्टर 8 को पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति का परिचय। अब इस त्रिकोणमिति को आपने पढ़ लिया, तो अब इस त्रिकोणमिति का हमारे रियल लाइफ में या वास्तविक जीवन में कहां पर उपयोग होता है, यह बताना है हमें चैप्टर 9 के द्वारा। और अधिकांश लोगों का यह सवाल भी रहता है और पूछते हैं, हमने जिंदगी भर त्रिकोणमिति को पढ़ा, साइन थीटा कॉस थीटा का, पर हमें नहीं लगता कि इसका कहीं उपयोग होता है। पर मैं यहां कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहां पर नहीं होता, हमें पता क्यों नहीं चलता। इसका कारण है कि हमने जिंदगी भर जितनी भी पढ़ाई की, वो पढ़ाई इसलिए की कि हम परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले या पास कर ले। पर यदि आपने किसी भी विषय को या किसी टॉपिक को जानने के लिए पढ़ा होगा, तभी आप ये बता सकते हैं कि रियल में इसका उपयोग कहां पर होता है। हम इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे और एक एक बात को बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम पढ़ रहे क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड के हिसाब से त्रिकोणमिति। तो क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से त्रिकोणमिति का उपयोग कहां होता है, उतनी ही बात हम यहां पर करेंगे। तो इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहां होता है। मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है और इसके सामने यहां पर कोई ऊंचाई वाली वस्तु है। अब ऊंचाई वाली वस्तु क्या हो सकती है, तो उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने बिल्डिंग हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, और वो व्यक्ति इस ऊंचाई वाली वस्तु से बहुत दूर खड़ा है। और ये व्यक्ति यहां खड़े खड़े सोच रहा है कि क्या मैं इस वाली ऊंचाई से दूर खड़े खड़े ही क्या मैं इसकी ऊंचाई को बता सकता हूं। यदि आपको त्रिकोणमिति का नॉलेज है, तो किसी भी ऊंचाई वाली वस्तु को आप बहुत दूर खड़े खड़े ही बता सकते हैं। और ये बात सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं कह रहा हूं, यदि आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए किसी रॉकेट साइंस की भी आवश्यकता नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसको प्रैक्टिकल देखोगे तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से जान भी सकते हैं। यानी आप बहुत दूर खड़े खड़े, आपके घर के सामने यदि कोई लाइट का खंबा है, आपके सामने कोई घर बना हुआ, तो इसकी ऊंचाई कितनी है इसको आप बता सकते हैं, और वो भी प्रैक्टिकली तौर पर। दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि कोई ऊंचाई वाली वस्तु है और मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है इस बिल्डिंग पर, तो यहां इस बिल्डिंग की ऊंचाई पर बैठा बैठा व्यक्ति ही ये बता सकता है कि ये व्यक्ति इस बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है। यह संभव है सिर्फ त्रिकोणमिति से, कि आप किसी ऊंचाई पर बैठ करके कोई व्यक्ति ऊंचाई से कितना दूर है, और आप जमीन पर खड़े रह करके यह बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी ऊंचाई की है। तो यह है बहुत ही जादुई बात, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की भी आवश्यकता नहीं, उस पर भी हम यहां चर्चा करेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिया है आपका एग्जाम्पल 3, आपकी बुक्स का है उदाहरण नंबर 3। इस सवाल से हमें बहुत बेहतर तरीके से यह बात समझ में आ जाएगी कि हम किसी भी ऊंचाई को कैसे ज्ञात कर सकते हैं।
और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है वो भी इस सवाल के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए सवाल में हमें क्या दे रखा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। अब ये जैसा ही शब्द आता है प्रेक्षक या कोई अन्य शब्द आ सकता है। और इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि इसकी शब्दावली। यदि सवाल के अंदर दिए गए जो शब्द है उसका यदि आपको सही सही अर्थ पता नहीं होगा तब भी आप इस प्रश्नावली के सवालों को सरलता से हल नहीं कर सकते। तो हम इन शब्दावलियों का कहां पर उपयोग होता है वो भी यहां पर समझेंगे। तो जैसे यहां पर क्या दे रखा है, प्रेक्षक। तो प्रेक्षक का मतलब होता है किसी चीज को देखने वाला या निरीक्षण करने वाला। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और किसी सामने वाली कोई वस्तु है उसको यदि मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे कहा जाएगा प्रेक्षक। यानी यहां पर एक व्यक्ति, ऐसा मान लीजिए प्रेक्षक का मतलब ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कितना लंबा है, यहां पर कितना दे रखा है ये व्यक्ति 1.5 मीटर। तो यहां लिखेंगे हम 1.5 मीटर। आपको सवाल में जैसे जैसे जो जो दे रखा है उसके हिसाब से आपको डायग्राम है उसको ड्रॉ करते जाना है। डायग्राम यदि आपने सही तरीके से ड्रॉ कर लिया, यानी कि आपने चित्र को सही तरीके से बना दिया, इन शब्दों को सही सही पढ़ करके, तो फिर मान लीजिए आपने आपके सवाल के 80% भाग को पूरा कर लिया। जैसे मेरे को यहां पहले कहा कि एक प्रेक्षक है तो मैंने यहां बना दिया प्रेक्षक, और इसकी लंबाई कितनी 1.5 मीटर, तो मैंने बना दिया यहां पर 1.5 मीटर। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब उससे मैं क्या समझा कि कोई व्यक्ति है 1.5 मीटर वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति किसी चिमनी से, चिमनी का मतलब कोई ऊंचाई वाली वस्तु। अब चिमनी क्या होती है मैं बताता हूं, और इसका अर्थ जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहां शब्द का मतलब समझ लेते हैं चिमनी क्या होती है। चिमनी के लिए आपने देखा होगा ईंट के भट्टों को, ईंटों को पकाने के लिए एक बहुत ही ऊंची मीनार की तरह बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं चिमनी, जिसमें ईंटें पकाई जाती है। तो ये हो गई आपके पास में चिमनी। और फिर क्या कह रहा है, ये जो व्यक्ति है वो इस चिमनी से कितना दूर खड़ा है 28.5। यानी आपको यहां पर इस प्रकार से इस डायग्राम को बनाना है, इस चित्र को, कि यहां से यहां तक की दूरी क्या दे रखी है, इस चिमनी से इस व्यक्ति की दूरी कितनी दे रखी है आपको 28.5 मीटर। तो आपको तुरंत यहां लिखना है 28.5 मीटर। बस सवाल जैसे जैसे कहते जा रहा है वैसे वैसे आपको यहां पर चित्र को ड्रॉ करना, और चित्र से ड्रॉ हो गया तो फिर सवाल आसानी से हल भी हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यहां पर समझना होगा शिखर, ये शब्द दे रखा है शिखर। शिखर का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ऊंचाई वाली वस्तु है उसका सबसे टॉप हिस्सा, सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं शिखर। और पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया है कि इसका ऊंचाई वाली भाग का सबसे निचला हिस्सा जो जमीन से लगा रहता है उसको कहते हैं हम पाद बिंदु। तो यहां शब्दों का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, तभी चित्र सही ड्रॉ होगा। तो ये हो गया इसका शिखर, ऊंचाई का सबसे ऊपर वाला भाग जो बिंदु है इसको कहेंगे हम शिखर। अब कौन सा शब्द आ रहा है, उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण क्या होता है इसको समझिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके पास समझ लूंगा कि उन्नयन कोण को समझाने के लिए, भले ही आपको पता हो, मैं यहां जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिए कि उन्नयन कोण कैसे बनता है। और मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखा है कि यहां पर व्यक्ति की स्थिति को भी दिखाया जाता है। जैसे यहां पर क्या है, व्यक्ति खड़ा है, ये प्रेक्षक लंबा है यानी कि यहां खड़ा है। फर्स्ट पार्ट में जब उदाहरण नंबर 1 को देखोगे तो मैंने उसको समझाने के लिए बताया कि व्यक्ति लेटा हुआ है, उसी स्थिति में उन्नयन कोण को आप सही दिखा सकते। तो इसको देखिए कैसे दिखाते। मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है, तो ये व्यक्ति जो है उसकी आंख, ये व्यक्ति यहां तक है, अब इसकी आंख है वो यहां है। तो व्यक्ति क्या करता है, पहले तो व्यक्ति किसी भी चीज को बिल्कुल ही सीधा देखता है इस प्रकार से,
इस चिमनी को कहां देख रहा है? बिल्कुल ही सीधा। सॉरी, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने कोई ऊंचाई वाली वस्तु है, तो मेरी दृष्टि कहां जाएगी? उस ऊंचाई वाली वस्तु के बिल्कुल सीधे। तो पहले तो मेरी ये जो दृष्टि पड़ी यहां से यहां तक, यहां मेरी नजर यहां तक पड़ी, तो ये बन गई एक काल्पनिक रेखा। यहां पर वास्तविक रेखा नहीं बन रही है, पर यहां से यहां तक की जो रेखा बनी काल्पनिक, इसको हम क्या कहते हैं? उस पर ध्यान दीजिए। इस रेखा को हम कहेंगे क्षैतिज ये होगा इस रेखा का नाम। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर आप उन्नयन कोण को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज स्तर। अब वो सीधा देख रहा था, पर वो क्या कर रहा है कि उसको इस चिमनी की ऊंचाई को देखना है, यानी कि शिखर को देखना है, सबसे ऊपर के हिस्से को। तो फिर वो अपनी आंखों को क्या करेगा? ऊपर की तरफ उठाएगा इस तरह से, और यहां पर ऊपर की तरफ उठाने पर भी एक काल्पनिक रेखा बनेगी उसकी आंख से। ये भी आंख से ही बन रही है और ये वाली रेखा भी आंख से बन रही है। जब सीधी रेखा बन रही है तो इसको कहते हैं क्षैतिज स्तर, और यहां से यहां तक उठा करके जब इसके शिखर को देख रहा है, तो ये जो रेखा बन रही है इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा होगी। तो आप देखिए, क्षैतिज स्तर से लगा करके शिखर को देखने के लिए अपनी आंख को उठाया, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में एक कोण बना। ये जो कोण बना, इसी कोण को कहते हैं हम उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब आप किसी चीज को सीधा देख रहे हैं और आंख को उठाते, इसके बीच में बनता है कोण उन्नयन कोण। यहां देखिए शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? शिखर ये हो गया, शिखर को देखने के कारण इसको कहा शिखर का उन्नयन कोण। तो कितना बन गया? 45 डिग्री। और उन्नयन कोण को याद रखने के लिए आप याद रखिए, ऊ से होता है ऊंचाई। आप जब कभी भी जमीन पे खड़े हैं और आप किसी चीज की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो ऊ से याद रखिए, नीचे से जब आप किसी वस्तु की ऊंचाई को देखते हैं तो उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। और ये कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आना चाहिए कि जैसे मैं किसी चीज को, मेरे को प्रैक्टिकल करना है और मुझे घर पर यह देखना है कि ये खंबा लगा है या बिल्डिंग है वो कितनी ऊंची है, तो जैसे मैं इसको देखा और आंखों को ऊंचा करके इसके शिखर को देख लिया, और इसके बीच में क्या मैं ये कह सकता कि ये कितना कोण बना? बिल्कुल नहीं कह सकते। इसके लिए हमारे को मेजर करने के लिए कोई न कोई चीज की आवश्यकता है, और इस कोण को मेजर करने के लिए हमारे पास में जो मेजरमेंट का साधन है उसको कहते हैं क्लाइनोमीटर। याद रखिए, क्या कहते हैं? क्लाइनोमीटर। अब आपको नाम को देख करके ऐसा लगता होगा कि ये बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल भी नहीं। आप यदि इसको घर पे तैयार करोगे तो 20-30 रुपए के जुगाड़ में क्लाइनोमीटर बन जाता है। यहां के लिए जमीन पर आपको सामान्य चीजों की ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो क्लाइनोमीटर बनाना है तो 20-30 रुपए के जुगाड़ में बन जाएगा। और कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा क्लाइनोमीटर कैसे बनता है। तो ये हो गया क्लाइनोमीटर, और इस क्लाइनोमीटर से हम इसकी डिग्री को नाप सकते हैं कि हमने आंखों को कितना उठाया। और ये हो गया आपका उन्नयन कोण। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये बात समझ में आई कि अब क्या करना है? चिमनी की ऊंचाई बताइए। यानी कि मुझे चिमनी यहां से लगा करके यहां तक है, तो इसकी ऊंचाई को मेरे को क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इस ऊंचाई को कैसे बताएंगे उसको हम देखते हैं। और रियल लाइफ में यदि आप किसी ऊंचाई को देखोगे तो बस यही डायग्राम बनेगा। आप किसी पोल को देख रहे हैं तो आपकी आंखों की ऊंचाई जितना आप हो उतना इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा, और इसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो हमें पता है कि त्रिकोणमिति में हमें जरूरत होती है समकोण त्रिभुज की। अब आपको सबसे पहले देखना है कि समकोण त्रिभुज कहां बन रहा है। तो ये देखिए, समकोण त्रिभुज कहां बन रहा है? ए, बी और सी। मैं इसको एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है इसको हटा देता हूं, जिससे आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ये हो गया। ये हो गया आपके पास में ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपके पास सी। ए, बी और सी, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। ये वाला, ये शेष पार्ट देखिए,
ये वाला पार्ट जो दे रखा है 1.5 मीटर, ये वाला, इससे यहां पर नीचे देखोगे तो इस समकोण त्रिभुज के नीचे एक आयत बन रहा है। हमें इसकी जरूरत नहीं, हमको यहां से ज्ञात करना है कि इसकी कितनी ऊंचाई है, इसको हमें देखना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आप ऊंचाई का भी नाम रख लीजिए। अभी हमने समकोण त्रिभुज का नाम रखा ए बी और सी। अब ये ऊंचाई चिमनी से इतनी है, तो यहां लिख दीजिए सी के बाद में क्या बचा, डी, यानी ए डी हो गई आपकी चिमनी की ऊंचाई। और यहां पर भी लिख दीजिए ई, ये होगी बीई व्यक्ति की ऊंचाई। तो ए बी सी डी ई आपको इस प्रकार से यहां पर इंग्लिश के लेटर लिख देंगे, जिससे आपको डायग्राम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए किसी चीज को समझने के लिए। अब हमको क्या करनी है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चिमनी की ऊंचाई का मतलब हमें एडी क्या ज्ञात करना है, यहां पर एडी, तो आप लिखिए एडी। अब एडी तो लिख दिया, पर यहां ये जो एडी ज्ञात होगी वो दो पार्टों में होगी। एक तो यहां देखिए, यहां अभी समकोण त्रिभुज से जो ज्ञात करेंगे वो सिर्फ पार्ट एसी ज्ञात होगा, तो यहां हो जाएगा ए सी प्लस एडी किससे बन रहा है, सी डी से भी बन रहा है। एसी और सी डी, एसी और सी डी दोनों मिलकर के बना रहे हैं एडी, चिमनी की ऊंचाई। अब सी डी का माप कितना है, तो यहां देखिए बीई, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसकी जितनी ऊंचाई है, इसका जितना नाप है इतना ही तो डी का है। तो आप यहां लिख सकते हो बीई बराबर सी डी, तो कितना हो जाएगा, बीई बराबर सी डी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो आप यहां लिख दीजिए 1.5 मीटर, यानी हमें सी डी का माप यहां से मिल गया, ये हो गया 1.5 मीटर। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे देखिए, अब आगे सवाल को हल करने के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत है, एक और चीज की जरूरत है हमें। यहां पर जो आपका समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं का नामकरण, कि कौन सी भुजा का क्या नाम होगा वो आपको आना ही चाहिए। और आशा करता हूं आपने त्रिकोणमिति चैप्टर 8 को पढ़ा तो इसके नाम भी पता होगा, फिर भी यहां बता देता हूं कि भुजाओं के नाम कैसे रखेंगे। तो ये देखिए, ये बन गया आपके पास में एक समकोण त्रिभुज, ये वाला। तो नाम कैसे रखते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये जो भुजा होगी इसको हम कहते हैं कर्ण। यहां पर मुख्य कोण या थीटा जो दे रखा होता उसके सामने वाली भुजा ये होगी, इसको कहते हैं हम लंब। बची हुई भुजा कौन सी होगी, ये वाली भुजा, और इस भुजा का नाम हो गया ये वाली भुजा, इस भुजा को कहते हैं हम आधार। ये हो गया यहां तक। अब हमें क्या देखना है कि इस समकोण त्रिभुज को ज्ञात करना, तो इसकी एक भुजा को देखना है। तो एक भुजा प्राप्त करनी है कि कौन सी भुजा का कितना नाप है। यहां देखिए ईडी जो दे रखा है, ये जो ऊंचाई वाली वस्तु है उससे ये व्यक्ति जितना दूर खड़ा है, ये कितना दूर खड़ा है, 28.5 मीटर। और यहां से देखिए मैंने ये बताया था आपको, क्षैतिज स्तर वाली जो रेखा है, ये वाली और ये वाली रेखा दोनों बराबर होंगी, यानी आप यहां क्या लिख सकते हो, ईडी बराबर हो जाएगा बीसी, ईडी बराबर हो जाएगा बीसी। ये वाला भाग और ये वाला भाग आपके बराबर है, तो ईडी बराबर बीसी, यानी कि इसको भी आप लिख सकते हो 28.5 मीटर। और एक एक करके आपको सब चीजों को क्लियर भी करना चाहिए। तो ये हो गया 28.5 मीटर, ये हो गया बीसी। इसके नाम भी हो गए, नाप भी लिख दिए। अब हमें किस चीज की यहां पर जरूरत होती है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की। और इसको सरलता से समझने के लिए पार्ट फर्स्ट यदि शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको बहुत बेहतर एक उदाहरण दिया है पेन और मूल्य का। इसी सरल उदाहरण से आप पूरी त्रिकोणमिति को समझ जाओगे, यदि समय मिला तो आप देख लेना इसको। अब हमें जरूरत है यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों की, और हो सकता है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपने रट लिया हो, किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया हो, पर ये जो चीजें हैं वो अस्थायी समाधान नहीं है। मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बहुत सरलता से लिख सकते हैं और आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। यही काम अभी 45 डिग्री के लिए हम करते हैं कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। और इसके अलावा हमें यहां पर लिखना कि कौन सी भुजा का कौन सी भुजा के साथ हम तुलना कर रहे हैं, या कौन सी भुजा का कौन सी भुजा से यहां पर तुलना हो रही है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके लिए हमें लिखना होगा लाल
बटा कक्का। हो सकता है आप कुछ और लिखते हो, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि कौन सी भुजा के साथ में तुलना कर रहे हैं। लंब बटा कर्ण वाली भुजा से यदि मैं तुलना करूंगा तो इसको कहते हैं हम साइन थीटा। आधार बटा कर्ण से तुलना कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम कॉस थीटा। लंब बटा आधार की तुलना करेंगे तो इसको कहेंगे टेन थीटा। और यदि उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा हो जाएगा आपके पास में कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा आपके पास में कॉट थीटा। ये तो आपको पता ही होगा, आपने त्रिकोणमिति को पढ़ा है। अब हमें यहां से ये पता लगना चाहिए कि हम कौन सी दो भुजाओं की तुलना कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहां देखिए, हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है? लंब, ये वाला ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इस वाले पार्ट को ज्ञात करना है। तो यहां मुझे तुरंत यहां लिखना है कि मुझे क्या करना है? लंब को ज्ञात करना है। ये तो ज्ञात करने वाली बात होगी कि इसको मुझे ज्ञात करना है। और दिया क्या है? तो दे रखा है, देखिए आधार। तो हम लंब और आधार की तुलना यहां कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है? इन दोनों की तुलना करेंगे तो इसको कहेंगे हम टेन थीटा। ये हो गया आपका टेन थीटा। ऐसा नहीं है कि लंब बटा आधार ही लिखोगे तभी होगा। आधार मुझे ज्ञात है, जो चीज ज्ञात है उसको लिख दीजिए आधार। और क्या ज्ञात करना है? तो मुझे यहां पर इतना लंब ज्ञात करना है, मैं लिखूंगा आधार बटा लंब। यानी मैं यहां पर आधार बटा लंब का मतलब क्या? कॉट थीटा। तो आप चाहे तो इससे भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, चाहे तो इससे भी इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। यहां पर ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहां दे रखा 45 डिग्री, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है तो सबसे पहला काम कीजिए, आप बना दीजिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इस तरह से आपको त्रिभुज बना देना है, समकोण। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब आप देखिए, एक कोण तो आपको दे रखा होगा, ये हो गया 45 डिग्री। तो यहां लिख देंगे 45 डिग्री। अब आपको तीसरा कोण भी निकाल लेना है कि तीसरा कोण कितना है। तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दो कोण हमें दे रखे, 90 डिग्री और 45। ये दोनों मिलकर के हो गए हमारे पास में 135। बचा कितना कोण? 180 में से 135 निकाल दिया, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। अब आपके पास में दो कोण है, 45 डिग्री ये भी है, 45 डिग्री ये भी है। इससे हमें पता चलता है कि यदि दो कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज में, तो ये हो गया हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं भी इसकी बराबर होंगी। दो कोण बराबर होने पर क्या होता है? दो भुजाएं भी बराबर होंगी। दो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी? इस कोण के सामने वाली, यानी 45 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी? ये। और इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी? ये। यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपकी बराबर है। अब बराबर मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूं 1 मीटर। तो अब ये कितनी हो जाएगी? क्योंकि अभी काम दोनों बराबर हैं, तो ये 1 है, तो ये भी आपके पास में हो जाएगा 1। ये 1 और ये 1, और ये कर्ण कितना हो जाएगा? 2। और उस पर लगा दीजिए आप रूट। बस इतना सा काम आपने कर लिया, तो आप साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है 45 डिग्री के, इसी एक त्रिभुज से लिख सकते हैं। बस इसके लिए जरूरत है आपको इसके नामों का पता होना चाहिए कि लंब, आधार और कर्ण कौन सा है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और एक बात बता देता हूं, यहां पर हम समकोण त्रिभुज का दो प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। एक तो हम त्रिकोणमिति के माध्यम से भुजाओं को ही ज्ञात कर रहे हैं, अभी रियल में देखा जाए तो। एक दूसरा कहां उपयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम ज्ञात करते हैं किसी भी भुजा को। त्रिकोणमिति और पाइथागोरस प्रमेय में क्या अंतर है? तो आप देखिए, जब पाइथागोरस प्रमेय, तब हमको दो भुजाओं की जरूरत होती है। दो भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजाओं को आप ज्ञात कर लेते हैं। और त्रिकोणमिति में क्या होता है? एक भुजा ज्ञात है और इसका एक कोण पता है, तो फिर आप किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर है, इसको भी आप याद रखिए। अब यहां देखिए, अब मैं पहले कर देता हूं टेन थीटा से, इस वाली सवाल को हल करते टेन थीटा से। अब देखिए, ये हो गया 10, और थीटा का मतलब कितना डिग्री का कोण है? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री बराबर। अब यहां लिखता हूं मैं लंब, तो ये हो गया लंब कितना हो गया? आप चाहे तो लंब को आप यहां लिख सकते AC
बटा नीचे क्या है आधार, तो आधार की जगह आधार लिख दीजिए। ये दोनों लिखना अनिवार्य नहीं है, एसी और चाहे तो खाली एसी लिख दीजिए, लंब नहीं लिखो तो भी चले, पर अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं लंब का एसी और आधार क्या हो गया बीसी, तो आप यहां लिख दीजिए बीसी और दोनों लिख दो तो भी गलत नहीं है, ये हो गया। अब मुझे यहां क्या चाहिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कहां से मिलेंगे, तो यहां देखिए इस चित्र के हिसाब से ये मुख्य कोण है, तो ये मुख्य कोण होने के कारण यहां पर ये हो जाएगा आपका लंब, 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आपका आधार। और 45 डिग्री में यहां कोई समस्या नहीं, आप किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए, इन दोनों कोणों में से किसी को भी मुख्य कोण मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही कोण 45 डिग्री के, तो यहां पर 45 डिग्री में आपको कोई परेशानी नहीं होती। जब आप 60 डिग्री के जब निकालते हो 30 डिग्री के निकालते हो तब आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो तब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। इस पर भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहां देखिए अनुपात कितना आ गया, तो मुझे किसका लिखना लंब बटे आधार का अनुपात लिखना, लंब कितना है यहाँ एक, तो अनुपात लिखेंगे एक, आधार कितना है आधार का अनुपात भी एक है बराबर। अब लंब एसी, एसी कितना नहीं पता, एसी की जगह आप लिख दीजिए एसी बटा आधार यानी बीसी कितना है, यहां से बीसी है 28.5, तो आप लिखिए 28.5। अब क्या होगा इन दोनों के बीच में इक्वल का निशान है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक का एसी के साथ मल्टीप्लाई किया ये हो गया एसी बराबर एक का 28.5 के साथ मल्टीप्लाई किया ये हो गया 28.5। इस प्रकार से आप देखिए एसी कितना आ गया 28.5 मीटर। पर अभी हमारी ऊंचाई ज्ञात नहीं हुई, यहां से लगा करके यहां तक ऊंचाई है चिमनी की, तो ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हमको पता है कि ऊंचाई के कैसे बनी है एडी एसी प्लस सीडी से, तो अब देखिए ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे एडी बराबर एसी प्लस सीडी। तो अब देखिए एसी एसी अब भी हमने ज्ञात किया, एसी कितना आ गया 28.5, तो यहां लिखेंगे 28.5 प्लस सीडी, तो देखिए सीडी हमने इस व्यक्ति की जितनी ऊंचाई थी इतनी सीडी थी, यहां आ जाएगा 1.5, तो ये हो गया 1.5, तो एडी के बराबर कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 मीटर। तो आपने इस प्रकार से इस एडी को यानी कि इस चिमनी की ऊंचाई को ज्ञात कर लिया। आप यदि कॉट 45 से भी ज्ञात करोगे तभी भी ऐसा ही आएगा। ये समय कुछ अधिक हो रहा है, तो जब भी मौका मिलेगा हम दोनों तरफ से इसको ज्ञात करके भी बताएंगे। ये मैंने आपको यहां पर अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया कि हम किसी भी सवाल को सरलता से कैसे हल कर सकते हैं। यदि ये प्रयास आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।